A very good evening to our channel ज्ञान प्राप्ति एकेडमी CRT कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग। दोस्तों आपको पता है कि इस चैनल का मेन मोटिव राइट नाउ तो TCS NQT 2025 है। हमारा टारगेट 2025 NQT है। फोकस करना है जो भी बच्चे इस बार TCS NQT 2025 के लिए अपीयर होंगे उनके लिए मैंने पूरा एक कंप्लीट सीरीज प्लान किया है। स्टार्ट विद द स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस है, कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे, बैकलॉग के ऊपर बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो सारी चीज कवर की गई है। ठीक है, तो आप इसके लिए सर्च कहाँ करेंगे? तो एक तो डायरेक्ट है कि आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। रेदर अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पे TCS NQT 2025 का प्लेलिस्ट अटैच कर दिया गया है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बात रहे आज के वीडियो का, तो आज हम परसेंटेज का आई थिंक छठा या पांचवा, नॉट एग्जैक्ट आई रिमेम्बर, पर पांचवा या छठा वीडियो हमने अपलोड किया है। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, छठा वीडियो का अप्रोक्स। ठीक है, तो सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड अप हैं। तो जो भी बच्चे आज का वीडियो देख रहे हैं, हैव हम्बल रिक्वेस्ट के पहले आप प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आपको एक आइडिया हो कि क्वेश्चंस किस प्रकार डिस्कस किए जा रहे हैं, एग्जाम में किस प्रकार बनता है, क्वेश्चन आता कैसे है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होगी। बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट की तरफ। कल जो हमने क्लास कवर किया था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई भी डेटा में परसेंटेज चेंज हो रहा था तो उसको रिजॉल्व कैसे करते, उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट था। तो एक वापस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज मैंने कहा कि अगर कोई भी वैल्यू 10% से इंक्रीज कर रहा था तो मैंने आपको कहा था सबसे पहले आप, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। दैट वैल्यू बिकम्स 1/10। ये 1/10 कहाँ से आया? तो ऑलरेडी टेबल में डिस्कस हुआ है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। अब अगर कोई वैल्यू 1/10 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब each every 10 यूनिट वैल्यू इंक्रीज्ड by 1, इट मींस द फाइनल आउटकम्स इज व्हाट? योर फाइनल आउटकम्स इज 11 आउट ऑफ 10। यानी कि जो वैल्यू 10 थी वो अगर एक इंक्रीज करती है तो इनिशियली वो वैल्यू 10 थी, लेकिन बढ़ने के बाद अब कितना हो जाएगी? 11 हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 11/10 हो गई। ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल। सपोज आई राइट 30%, वैल्यू 30% से इंक्रीज कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 30%, दैट इज व्हाट? दैट इज 3/10। 3/10। और अगर 3/10 से इंक्रीज हो रही है, इट मींस एवरी 10 यूनिट द वैल्यू इंक्रीज बाय 3। इट मींस आवर रिजल्टेंट बिकम्स 13/10। इट मींस आवर रिजल्टेंट बिकम्स 13/10। मतलब हर 10 रुपए पे वो 3 रुपए बढ़ने के बाद 13 रुपए हो जा रहा है। अगर मैं रुपीस के फॉर्म में बात करूं, यूनिट के फॉर्म में बात करते तो हम कह सकते हैं हर 10 यूनिट पे अगर 3 यूनिट इंक्रीज हुआ है तो वो 13 यूनिट हो जाएगा। गॉट इट गाइस? नाउ अगर मैं यहीं पे डिक्रीज का डेटा कंसिडर करता हूँ, सपोज अगर मैंने बोला कि 20% पे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो व्हाट यू राइट, व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 20%? दैट इज 1/5। 1/5 से डिक्रीज करने का मतलब विद ईच एवरी 5 यूनिट वैल्यू डिक्रीज बाय 1 यूनिट। इट मींस आवर रिजल्टेंट बिकम्स 4/5। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट 60%, तो what is the fraction value of 60%? That is nothing, that is 3/5. If a value decreased by 3/5, it means our resultant becomes 2/5. So that is the thing we have discussed already in a previous lecture. Now, today the concept completely based on our mensuration based question. Mensuration based question. Now, in this part, we have discussed about the 2D and 3D pictures. तो जरा उसको समझते हैं वो कैसा होगा। देखिए, इफ यू टॉक अबाउट 2D पिक्चर्स, generally here we are consider only 4 types of different pictures, but really in when we go through the topic actual mensuration, we have a go with the multiple types of 2D pictures, but right now we only discuss 4 types of picture. The first one is triangle, that is triangle. If you just talk about the triangle, there are two different elements which lie on a two different their axis. The first one is that base and the second one is the height. It means on a two different axis there are two different terminology have to be lie out. ठीक है, एक पे बेस आपका होता है और दूसरे पे आपका हाइट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा समझना कि कोई भी ऐसे पिक्चर्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा जिसपे आप देखोगे कि रिपीटेशंस होते हैं एक्सेस पे। यहाँ पे दिख रहा है दोनों एक्सेस पे दो अलग अलग वैल्यूज है, एक पे बेस है दूसरे पे हाइट है। Similarly, बच्चा, if I take the example of a rectangle, if I take the example of a rectangle, again what you observe, one axis
consider of a length and another axis consider out of base. मतलब अगर एक एक्सिस पे लेंथ है, दूसरे एक्सिस पे क्या है आपका बेस है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड पिक्चर दैट इज स्क्वायर. अब इसमें क्या मिल रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे बोथ एक्सिस x axis as well as y axis, both axis considered as a side or you may be denoted as a ठीक है, denoted as a it means both axes consist of a same element, both axes consist of a same element, that is nothing, that is a. And now lastly we talk about the circle. Again in circle what we observe, both axes consist of a radius, and x axis as well as y axis, both axes consist of a radius. Now if we talk about the formula of this all these pictures, if we go through the area of a triangle, that is what, that is 1 by 2 base into height. Area of a rectangle, that is nothing, that is length into breadth. If we talk about the area of a square, that is nothing, that is side into side. And the last, if we talk about the area of a circle, that is nothing, that is pi r square, or maybe considered as a pi into r into r. Now just here you observe all these points, guys. What we have look out, you just does not focus on this numerical value, you just focus on this terminology. There is a base and height, it means on the two different axes there are two element. आपको यहाँ पे 1/2 पाई कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे फोकस नहीं करना, बस आपको इतना समझना है कि यहाँ पे दो अलग अलग एक्सिस पे दो अलग अलग टर्मिनोलॉजी मिल रही है. सेम आपके रेक्टेंगल के साथ है, दो अलग अलग एक्सिस पे दो अलग अलग वैल्यू है. बट इन केस ऑफ स्क्वायर और इन केस ऑफ सर्कल, ठीक है, दो अलग अलग एक्सिस पे सेम डेटा है, दो अलग अलग एक्सिस पे सेम डेटा. इसका मतलब क्या निकल रहा है, अगर मैं कहता हूं इस पिक्चर के लिए कि बेस 10% इंक्रीज किया है, बेस अगर 10% इंक्रीज किया है, तो ये बहुत क्लियर है कि इसका इफेक्ट हाइट पे नहीं पड़ेगा, मतलब दूसरे एक्सिस पे नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर मैं स्क्वायर के केस में कहता हूं कि इनका जो साइड है, ठीक है, वो 10% से मान लीजिए डिक्रीज किया है, तो यहां पे आप देखेंगे साइड तो हमने एक्स एक्सिस को कहा था, साइड हमने वाई एक्सिस को भी कहा था. तो अगर 10% डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो एक्स एक्सिस पे भी 10% डिक्रीज हो रहा है और वो वाई एक्सिस पे भी 10% डिक्रीज हो रहा है. बस ये समझना होता है, बेसिकली हमें ये समझना होता है कि इफेक्ट कितने एक्सिस पे दिखेगा. गॉट इट गाइस. नाउ कम टू द नेक्स्ट. इफ वी टॉक अबाउट द 3D पिक्चर्स, इफ वी टॉक अबाउट द 3D पिक्चर्स, अगर मैं 3D पिक्चर की बात करता हूं, वी जस्ट टेक द फर्स्ट वन इज योर rectangle, sorry, the first one is your cuboid which is made up of rectangle. ठीक है. Now here what we observe, the volume becomes length into breadth into height. If you consider as a length, that will be considered as a base and that will be considered as a height. In this pictures what we observe, the three different axes consist of a three different terminology, LBH, length, breadth, height. Got it guys. Now come to the cube that is made up of square, and in last slide just we go through the कि स्क्वायर के दोनों एक्सिस सेम होते हैं. सिमिलरली अगर आप क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे, दैट इज a cube, that is a into a or a side into side into side. It means all three axes consist of a same value. If there is a change in a single axis, by default it happens in a another rest of the two axes. Got it. Now come to the part of cylinder. If we talk about the cylinder, गाइस बहुत बार बच्चे बोलते हैं फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होता है. जैसे ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, ये तो मुझे याद है. बहुत बार बच्चे बोलते हैं याद करने में दिक्कत होती है. मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इसका. इस फॉर्मूले को याद करने से पहले आप ये सोचो कि इसको ना आप सिलेंडर एज्यूम मत करो, आप ये एज्यूम करो कि ये ना आपकी एक मम्मी की रोटी रखी हुई है. ठीक है, आपकी मम्मा की रोटी दिखती कैसी है, दैट इज अ सर्कल, दैट इज नथिंग, दैट इज अ सर्कल. एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ, सॉरी, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल, यू से पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये तो 2D में हम पढ़ के आते हैं. ठीक है, अगर बच्चा आप ब्रेड के ऊपर रोटी के ऊपर रोटी के ऊपर रोटी रखते जाओ, देन लास्टली क्या होगा, सिर्फ इसका हाइट इंक्रीज होगा. ठीक है, दैट विल बी योर हाइट. तो वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच. और यहाँ पे जैसा मैंने लास्ट
वाले स्लाइड्स पे कहा था कि न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे आपको पाई से मतलब नहीं है। एक्चुअली में अगर इसकी बात करूं तो मुझे समझ में आया आर इंटू एच, मतलब रेडियस 2 बार यूज होगा, हाइट 1 बार यूज होगा। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर वॉल्यूम, सॉरी दैट इज योर कोन, दैट्स वॉल्यूम फॉर्मूला इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। You just ignore 1/3 pi, then what you observe, radius into height. And lastly, we go through the picture of your sphere. The volume of a sphere is what? 4/3 pi r cube. And hope everyone have an idea right now कि we are does not focus on a 4/3 and we doesn't focus on a pi. We just simply r cube, that means r into r into r. देखो बहुत सारे बुक्स में उठाकर देखोगे तो यूज करते हैं वो 1/3 पाई को भी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें तो लास्ट में 4/3 पाई भी यूज करते हैं, लेकिन वो तब यूज करते हैं जब हम फॉर्मूला से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा जो पैटर्न है, हम किसको यूज करें, हम सक्सेसिव पैटर्न को यूज करें, और सक्सेसिव चेंजेस में इस टाइप से क्वेश्चंस को नहीं बनाते, कैलकुलेशन बस लंबा जाता है, कोई नीड नहीं होती कि हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। गॉट इट गाइस। आप जो फॉर्मूला देखे होंगे बहुत सारे बुक्स में, उसमें वो फॉर्मूला यूज करते हैं, वो यहाँ पे लिख देता हूँ, पर मैं आपको कहूंगा कि आप इसको यूज ना करें, वो बेमतलब का बहुत ज्यादा लेंदी होता है। परसेंटेज चेंज करके एक फॉर्मूला आता है जिसमें आप कहते हो ओरिजिनल वैल्यू माइनस इंटरचेंज वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। ध्यान रखिएगा, इसका यूज नहीं करेंगे हम फिलहाल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जब तक सक्सेसिव चेंज है हमें नीड नहीं पड़ रही है इनकी। होप अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू 2D और 3D, इतने ही पिक्चर्स यूज होते हैं। रियली मेंसुरेशन में देखा जाए तो बहुत कुछ आएगा, फ्रस्टम आएगा 3D में अभी आपका, ठीक है, प्रिज्म आएगा, पिरामिड आएगा, ठीक है, बहुत सारे आते हैं। 2D में अगर आप बात करोगे तो ट्रेपिज्म आएगा, काइट आएगा, पैरेललोग्राम आएगा, बहुत सारी चीजें आते हैं जो कि यहाँ नहीं पढ़ना है हमें। यहाँ पे परसेंटेज चेंज में बस इतनी फिगर्स कवर करने थे। नाउ होप इट इज क्लियर राइट नाउ। नाउ वी कम टू द आवर नेक्स्ट स्लाइड विद गो विद द क्वेश्चंस। The first question is the side of a square. The side of a square is increased by 15%. अगर आपका साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का साइड अगर 15% से इंक्रीज करता है तो बताइए एरिया चेंज कितना होगा। बहुत बार जल्दी में बच्चे ना 15 ही टिक कर देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि एक ही तो वैल्यू दिया गया है, एक ही तो वैल्यू दिया गया, अगर 15% इंक्रीज हुआ तो रिजल्टिंग भी 15% होगा। ध्यान रखिएगा ये आंसर गलत है, क्योंकि अभी मैंने बताया था एरिया जो होता है स्क्वायर के लिए दैट इज साइड इनटू साइड, यानी ये वैल्यू 2 बार यूज होगा। ये वैल्यू कितनी बार यूज होगा? 2 बार। तो हमारे पास डेटा जो चेंज करने का है वो 15% और 15% है, ये दो डेटा है हमारे पास। अब आपके पास कल भी मैंने डिस्कस किया था, आप कंप्लीटली फ्री हैं, यू गो विथ अ फ्रैक्शन मेथड और माइट बी यू गो विथ अ फॉर्मूला। तो मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए, अगर मान लीजिए मुझे फॉर्मूले से बनाना होगा तो इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला आता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। अगर मैं उसके लिए पुट करूं तो पहला 15 है, दूसरा प्लस 15 है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, इनका प्रोडक्ट प्लस देगा। 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 225 अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पे इनको ऐड कर लीजिए, ये आपका 30 हो जाएगा। द रेस्ट वैल्यू इज 2.25। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर इज 32.25%। ये तो आपका फॉर्मूला से हुआ, और मैं जनरली अवॉइड करता हूँ फॉर्मूला। तो अगर हम बात करें कि चलो फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अगर मुझे फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट से बनाना है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ 15%? तो 15% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे बच्चा, तो ये होता है आपका 3/20। ये कितना होता है? 3/20 होता है, ठीक है। अब 3/20 का मतलब अगर ये 3/20 से इंक्रीज कर रहा है तो ये रिजल्टेंट बिकम्स 23/20, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वैल्यू इज अगेन 23/20 एंड द लास्ट मल्टीप्लाई बाय 100। Got it guys? Now what you do, just simplify the data, it becomes 5 and now it becomes 4. Everyone have an idea, 23 into 23, that is the square of 23, that is equal to 529. And now just divided that by 4, what you get? 132.25। और ये वैल्यू 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे सर 32.25%। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। बहुत सारे बच्चों को अभी लगा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैंने आपको ऑल्टरनेट दिख रखा है। एग्जाम में कोई आपसे नहीं पूछ रहा है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो यू गो विद इफेक्टिव परसेंट कॉन्सेप्ट और मे बी यू गो विद फ्रैक्शन कॉन्सेप्ट। एंड ऑफ द डे द इंपॉर्टेंस इज दैट कि आंसर आ कितना रहा है और कितना एक्यूरेसी के साथ कितना सटीक आ रहा है।
मैटर इज दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 20% एंड 30%। 20% और 30%। अब इस बार सोचो, क्योंकि रेक्टेंगल है तो दो टर्म है, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो इस बार दो डेटा हमारे पास है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, साइड ऑफ स्क्वायर में अगर हम बात करें, अगर हम पिक्चर से देखेंगे तो दोनों एक्सिस सेम है। अगर एक 15% इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिक 15% इंक्रीज करेगा। चलिए फॉर्मूला से चलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 20%, तो पहले आप 20 लिखेंगे, फिर आप 30 लिखेंगे और फिर आप इनका प्रोडक्ट लिखते, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 600 अपॉन में 100। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 6 टाइम में सिंप्लीफाई हो जाएगा, 50 प्लस 6, आपका आंसर कितना होगा 56%। इट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, नाउ कम टू द ऑल्टरनेट। आल्सो वी विल डिस्कस ऑल्टरनेट मेथड इन दिस क्वेश्चन। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, इट मींस इट बिकम 6/5। और 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/10, बिकॉज इट इज इंक्रीज इट बिकम्स 13/10। लास्टली मल्टीप्लाई बाय 100, जीरो कैंसिल कर दीजिए, ये आपका सॉल्व होने के बाद 2 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 13, दैट विल बिकम्स 156। दिस वैल्यू इज मोर 56 मोर देन 100, इट मींस द करेक्ट आंसर इज 56%। इट इज टोटली अपॉन यू गाइस कि आपको सॉल्व कैसे करना है, इसमें कोई भी वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। मैं आपको बस डिस्कस करके समझा देता हूं। आप सभी को पता है कि सर्कल का जो रेडियस होगा वो दोनों एक्सिस पे सेम होगा। अगर एक पे 10% डिक्रीज किया है तो दूसरे पे भी आपका 10% ही डिक्रीज करना चाहिए, मतलब 10% की वैल्यू हम दो बार यूज करेंगे। इसका जो भी करेक्ट आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इंक्रीज बाय 10%। अब यहाँ पे बात कीजिए, सिलेंडर आ गया, मतलब 3D बॉडी आ गई है, इसका रेडियस जो है वो 10% से इंक्रीज कर रहा है, जबकि इसकी हाइट 20% से इंक्रीज कर रही है। तो पूछ रहा है बताइए वॉल्यूम में कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो बच्चा एक बात बताओ, अभी जस्ट मैंने बताया था कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज नथिंग दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, और अगर मैं पाई को इग्नोर करता हूं तो दैट विल बी आर स्क्वायर एच। इट मींस व्हाट वी गेट, आर यूज 3 टाइम्स, आर यूज 3 टाइम्स एंड लास्टली भी एच। अब मैंने जो कहा था ना कि फॉर्मूला के साथ इशू आता है, क्यों, क्योंकि अब फॉर्मूला नहीं इंप्लीमेंट होगा, अब होगा तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। पहले आप दो डेटा को सॉल्व करोगे, फिर तीसरा डेटा सॉल्व होता है, तो दैट्स व्हाई जस्ट इग्नोर सम टाइम। अब नाउ वी यूज द पैटर्न ऑफ अ फ्रैक्शन। नाउ जस्ट लिसन। हाँ, एक और चीज, बच्चों को ये भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कैसे याद रखूंगा, आपको फॉर्मूला याद है, मैं कैसे याद रखूंगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर 3D फिगर में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि रेडियस रिपीट करेगा या हाइट रिपीट करेगा, तो बरखुरदार बाय डिफॉल्ट हमेशा रेडियस रिपीट करेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई डेटा मिसिंग चल रहा है तो मिसिंग नहीं होगा, वहां पे अगर रेडियस दिया हुआ है तो रेडियस ही रिपीटेशन करा दो। रेडियस मतलब बाय डिफॉल्ट कर ही जाता है। जैसे अगर आप सिलेंडर में देखोगे तो वहां पे दो बार रेडियस आ जाएगा, आप कोन में देखोगे वहां दो बार रेडियस आ जाएगा, अगर आप स्फीयर में देखोगे तो वहां 3 बार रेडियस आ जाएगा, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 11/10। ये कैसे हुआ है मैं एक बार बता दूं। 10% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 होता है, बिकॉज 1/10 से इंक्रीज हो रहा है, तो दैट विल बिकम्स 11/10। तो दो बार रेडियस है तो हम दो बार यूज करेंगे 11/10 को। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ये आपको इंक्रीज कर रहा है, ये बन जाएगा आपको 6/5। एंड लास्टली मल्टीप्लाई बाय 100, ये जीरो कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे। 11 मल्टीप्लाई करेंगे 121 होता है इसका स्क्वायर, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा तो ये वैल्यू 726 अपॉन में 5 हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने भी मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैंने उनको बताया था कि इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 5, इंस्टेड ऑफ डिवीजन बाय 5 जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर बाय 2। अगर मैं इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, व्हाट वी गेट 145 2, एंड जस्ट पुट अ डेसिमल आफ्टर मूविंग one digit from right to left, what it becomes, it will become 145.2, and this value is 45.2% more than 100. It means our volume increased by 45.2%, our volume increased by 45.2%. अब अगर यहां भी किसी बच्चों को लगता है कि नहीं मुझे सर फॉर्मूला से ही करना है, आप फॉर्मूला से भी बता दीजिए। तो देखो, अगर मुझे फॉर्मूला से ही करना है तो ध्यान रखना, दो बार रेडियस एक बार हाइट यूज होगा, तो मतलब 10%।
10% और 20%, ये डेटा है हमारे पास। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते, तो हम क्या लिखेंगे, 10 + 10, इनका मल्टीप्लीकेशन 100 अपॉन में 100, ये सॉल्व होके 1 हो जाएगा। टोटल कैलकुलेशन आपका कितना बैठ रहा है, 21। अब इसके रिजल्टेंट के साथ ये जो बचा हुआ रेस्ट वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे, तो 21 + 20, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो आई थिंक इट बिकम्स 420 अपॉन में 100। ठीक है, ये डेटा आपका कितना हो जाएगा, 41, और ये कन्वर्ट होने के बाद हो जाएगा 4.2। इसको सॉल्व करेंगे तो 45.2 यहाँ से मिलेगा। तो इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, आपको फ्रैक्शन मेथड यूज करना है आपको, या फॉर्मूला यूज करके चलना है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन पर अच्छा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी रिसेंट एक ड्राइव में भी पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है, बाय हाउ मच परसेंट द साइड ऑफ द स्क्वायर शुड बी इंक्रीज सो दैट द एरिया इंक्रीज बाय 56.25%। देखो, एक तो अभी तक हो रहा था कि हम साइड को इंक्रीज करके रिजल्टेंट बता रहे थे, अब क्या है, साइड कितना इंक्रीज करेगा कि रिजल्टेंट चेंज 56.25% आना चाहिए। तो मैं जनरली बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड मत लगाओ। 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, वहां से बन जाता है। ठीक है, और मुझे पर्सनली थोड़ा इजी लगता है बनाना। वी गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 20%। अगर मैं 20% के लिए फॉर्मूला यूज करूं तो 20 + 20, इसका प्रोडक्ट 400 अपॉन में 100। कैलकुलेशन मेरा कुछ कुछ 44 जा रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है, इसको काट दो। नाउ कम टू द 25, अगर मैं 25 + 25 और इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो 625 अपॉन 100, ये मेरा आंसर 56.25 दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा। अब एक मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे लग सकता है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सेंसिटिवनेस है तो आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, यहाँ पे इसने ये कहा था कि 2 एक्सिस में चेंजेस के बाद 56.25 हुआ है। तो सिंपली एक बात मैं बोलूं, अगर आप फॉर्मूले को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, जो इतना बड़ा फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, बड़ा तो नहीं कह सकते, छोटा ही है, कि इफेक्टिव परसेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सिंपली देखा जाए तो दो चेंजेस को तो सीधा सीधा ऐड किया गया ना, मतलब दो चेंजेस को ऐड करने के बाद एक और सब्स्टिट्यूट डेटा आएगा, तब जाके आंसर आना चाहिए। तो जरा सोचो, 50 को 2 बार ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा, 56.25 तो बहुत छोटा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 40 को 2 बार ऐड करोगे 80 हो जाएगा। 80 अगर हम देखें तो 80 के हिसाब से भी ये वैल्यू बड़ी है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बचा 20 और 25, तो जरा सोचिए 20 में 20 को ऐड करते हैं तो 40 होता है। ठीक है, 40 से 56.25 पहुंचने के लिए बहुत बड़ा वैल्यू चाहिए जो ऐड करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 25 + 25 करूं तो ये 50 हो जाता है। तो ये डाटा ज्यादा नियर बाई है, तो एक ऑप्शन यहां से भी यूज किया जा सकता है कि बिकॉज इनके प्रोडक्ट अपॉन 100 की वैल्यू ली जाती है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको समझ आए तो। रादर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, वैल्यू पुटअप करो, 4 ऑप्शन तो पिकअप भी करने होते हैं, वहां से कोई ना कोई आंसर होगा ही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पहले वाले पैटर्न पे बैठा है। किसमें क्या कहा है पहले समझ लो। क्वेश्चन कहता है द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 20%। सपोज जैसे ये ट्रायंगल है आपका, कहता है कि अगर इसके बेस को अगर आप 20% इंक्रीज करते हैं, अगर इसके बेस को आप 20% इंक्रीज करते हैं, तो कहता है बताइए हाइट को कितना डिक्रीज किया जाए। अब ये जो हाइट है आपका, इसको कितना डिक्रीज किया जाए कि एरिया में नो चेंज होना चाहिए, एरिया में नो चेंज होना चाहिए। अब जरा मुझे बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लास्ट क्लास या लास्ट टू लास्ट क्लास, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कि एक फॉर्मूला बताया था, प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंस होता है। और मैंने उसमें कहा कि अगर तुम एक्सपेंस को कांस्टेंट कर दोगे तो प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी हो जाता है। अब जरा सिमिलरली जरा कॉन्सेप्ट लगाना, क्या तुम कह नहीं सकते हो कि सर एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट होता है, अगर मैं उस न्यूमेरिकल वैल्यू को स्किप कर दूं 1/2 को। और अगर मैं बोलूं कि एरिया को मैं कांस्टेंट कर देता हूं, तो आप कह सकते हैं कि सर बेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट हो जाता है। तो जैसे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट हुआ, तो भाई जो कॉन्सेप्ट आपको अर्लियर क्लासेस में बताए गए हैं उस पर क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो भाई 20% से अगर ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये वैल्यू 1/5 से इंक्रीज कर रहा है। और अगर ये 1/5 से इंक्रीज कर रहा है, मतलब सिंपल है कि उसमें चेंज नहीं लाने के लिए आपको डेटा को 1/6 से डिक्रीज करना पड़ेगा। और 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 16.67%। दैट इज नथिंग, दैट इज 16.67%।
तो ये क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं आजकल कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि बच्चा फॉर्मूला बैठा है, बच्चे के हाथ में ये फॉर्मूला होता है ना, तो एग्जामिनर सीधा घुमा दिया क्वेश्चन को कि लो भाई करो जो करना है तुम्हें। ठीक है, तो आप इस टाइप से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 6.25%। चलो रिवर्स क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन मैं आपके लिए स्किप करता हूँ। इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कीजिए और जो भी इसका आंसर आपको सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। किसी भी बच्चे को पूरे वीडियोस के दौरान कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी कमिट किया है कि मैं संडे को लाइव आऊंगा, वहां पे डायरेक्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। स्टिल इतना वेट क्यों करना, आप डायरेक्टली अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में मुझे भेज सकते हैं। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके साथ डिस्कस किए गए हैं जहां पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप अपनी क्वेरी वहां भी भेज सकते हैं, जहां पे आपको सही लगे आप वहां भेज सकते हैं। नाउ कम टू द दिस क्वेश्चन इज बिकॉज ऑफ स्क्रैसिटी ऑफ अ रेनफॉल, रेनफॉल की कमी के कारण द प्राइस ऑफ अ लैंड डिक्रीज बाय 16%। जो प्राइस है ना लैंड का वो कितना घटता है, 16% से घटता है। 16% से घटने का मतलब ये है कि जो वैल्यू है वो डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज का हम क्या लिखते हैं, -16 लिखते हैं। एंड इट्स प्रोडक्शन ऑल्सो डिक्रीज बाय 5%, और इसका प्रोडक्शन भी 5% से डिक्रीज कर रहा है, मतलब अगेन -5। तो पूछ रहा है कि भाई रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सोचने वाली बात है बच्चा, रेवेन्यू पे तो दोनों डिपेंडेंट है ना। रेवेन्यू जो चीज है वो तो प्राइस ऑफ लैंड पे भी डिपेंडेंट है और प्रोडक्शन पे भी डिपेंडेंट है, तो अगर दोनों में चेंजेस आ रहे हैं तो इसका जो टोटल इफेक्ट दिखेगा उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें इफेक्टिव परसेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो भाई सिंपल सी बात है, -16 -5 इनका प्रोडक्ट ले लो तो ये +80/100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, ये -21 और ये +0.80 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, योर आंसर बिकम्स -20.20। यहाँ पे माइनस इंडिकेट ये कर रहा है कि रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, -20.20 से रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने कवर किया है उसमें सक्सेसिव्स के पैटर्न से क्वेश्चन चले हैं। आने वाले वीडियोस में आपको अभी मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन इलेक्शन से कवर करूंगा, पॉपुलेशन कवर करूंगा, जो माइट भी मैं एक ही क्लास में कवर कर लूं। फिर उसके बाद जो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चंस आते हैं वो कवर करेंगे। होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फोकस कीजिए खुद भी और उनको भी फोकस करने के लिए प्रेरित कीजिए। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।